तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री शिंजो आबे को, और जिस तरह से जापान के प्रधानमंत्री ने नमस्कार करा, भाषण सुनने से पहले ही उन्होंने पूरे भारत का दिल जीत लिया और जैसे कहा कि जापान का जय और भारत इंडिया का आई मिलके जय बनाता है, जय जापान जय भारत। बहुत अच्छा वो बोले और ऐसा लग रहा था। अरविंद सर, अगर हम बात करें शिंजो आबे के भाषण की तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्टिंग शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, क्योंकि उतना ही इंप्रेसिव भाषण शिंजो आबे का भी है जितना अमूमन हमारे प्रधानमंत्री देते हैं। नहीं, इस किस्म की चीजें आमतौर पे मोदी जी के भाषण में होती हैं जी। कल उन्होंने कपड़े पहनाए उनको हिंदुस्तानी, अब लगता है कि भाषण का ये गुर भी सिखाया, क्योंकि ये जापान का जहाँ और हिंदुस्तान का आई मिलके जय बने, ये तो शुद्ध रूप से मोदी जी वाला मामला था। बिल्कुल। एक मिनट रोकूंगी, हमारे साथ अभय दुबे जी जुड़े हुए हैं और काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। क्या प्रतिक्रिया देंगे 2011 में जिस तरह से मनमोहन सिंह ने सेपा साइन किया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसकी जो फसल है वो आज नरेंद्र मोदी काट रहे हैं सर? नहीं, देखिए, मुझको यही आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतनी जल्दी भूमि पूजन किया, तो मैं देश के सारे नागरिकों के स्मृति पटलों को चिन्हित कर दूं। और इंडिया न्यूज ने वो खबर भी प्रमुखता से उस समय चलाई थी जब मई 2013 में मनमोहन सिंह जी जापान गए और इस बात पर प्राथमिक चर्चा करने के बाद आप 25 जनवरी 2014 को 51 बिंदुओं का एक जॉइंट स्टेटमेंट यही आबे साहब ने और मनमोहन सिंह जी ने जारी किया, जिसमें तय ये हुआ था कि जीका जो है जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जो 0.1% पर ये लोन फैसिलिटेट करेगी और जुलाई 2015 तक इसका फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो जो 15 में काम प्रारंभ होना था, जो कांग्रेस सरकार की परियोजना थी, उसका 17 में, चूंकि गुजरात का चुनाव है इसलिए भूमि पूजन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो उनको जान लेना चाहिए कि भारतीय रेल की परिस्थितियां बीते 3 सालों में क्या कर दी कि जिसको आपने कहा था कि सर्वश्रेष्ठ रेल मंत्री है, उसको अभी कुछ ही दिन पहले आपने हटाया। 346 रेल एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन आप स्वागत तो करते हैं, उसमें डेथ हुई जी। अभय जी, आप स्वागत तो करते हैं ना, प्रधानमंत्री ने आज आधारशिला रखी है और देश को एक बुलेट ट्रेन मिलने जा रही है, टेक्नोलॉजी के कदम में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देश को बुलेट ट्रेन जो की सौगात है वो बुनियादी रूप से मनमोहन सिंह जी की देन देश को है। मैं ये बताना चाहता हूं, जो 0.1% के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, तो प्रधानमंत्री जी देश को बताइए कि कॉस्ट एस्केलेशन 30 से 40% होगा कि नहीं इस प्रोजेक्ट की देरी के कारण, वो देश को नुकसान होगा कि नहीं होगा। मैं शुभकामनाएं देशवासियों को देता हूं और बधाई मनमोहन सिंह जी को देता हूं कि ये इनिशिएट उन्होंने किया। और इतना ही नहीं, जो कि सज्जनहार साहब बता रहे थे, उन 51 बिंदुओं में मैरीटाइम है जी। सर, जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा आते ही सरकार में कि मैं बुलेट ट्रेन लेके आऊंगा, और उस पर काफी खिंचाई भी हुई उनकी, मनमोहन सिंह जी ने कभी अपना ये सपना पब्लिक नहीं किया कि वो बुलेट ट्रेन लाना चाहते हैं। नहीं, अरे आपने एक पूरा शो इंडिया न्यूज ने आपके आर्काइव्स में से निकाल कर देख लीजिए, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, तो कहें आप, मैं भेज दूंगा। जॉइंट टेक्नोलॉजी पे बात की थी, स्पेसिफिक बुलेट ट्रेन पे बात। 25 जनवरी 2014 को सर रेल टेक्नोलॉजी की बात थी, बिल्कुल नहीं। जीका ने फिजिबिलिटी भी, बुलेट ट्रेन ये बुनियादी रूप से पुणे और अहमदाबाद था, जिसमें पुणे से बॉम्बे तक की वाइबिलिटी नहीं बनती थी, और बॉम्बे अहमदाबाद ये तो प्रोजेक्ट ही कांग्रेस सरकार का है। अच्छा, ठीक है, चलिए सर। सर, प्रधानमंत्री के भाषण की अगर हम बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि ताकतवर भारत जापान के लिए जरूरी और ताकतवर जापान भारत के लिए जरूरी। क्या मतलब निकालेंगे आप इसका? इसका मतलब है जो दोनों एक दूसरे के सामरिक मित्र हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो अनिश्चितता बनती जा रही है, जो अनसर्टिनिटी बनती जा रही है, तो उसमें भारत और जापान की जो मैत्री है उसको हम चाहते हैं एक स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी का फैक्टर हो। जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो हम देखते हैं जब चीन इतनी जल्दी से उभरता हुआ आ रहा है, पॉलिटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली,
और जैसे जापान के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी कहा, जो ऐसे देश आ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मान रहे हैं, और उनका साफ इशारा था चीन के ऊपर, जो साउथ चाइना सी पर यूनाइटेड नेशंस का डिसीजन आया है, जो आपके यहां पर कोई राइट्स नहीं है, परंतु फिर भी उन्होंने एकदम उसको रिजेक्ट कर दिया है, नकार दिया है, और अपने नए नए टापू बना रहे हैं, नया मिलिटराइजेशन कर रहे हैं, और सभी और देशों को धमका रहे हैं, रूल ऑफ लॉ से काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में जापान का एक सक्षम देश, एक और सुदृढ़ देश और सशक्त देश भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चीन का जो इतना डेवलपमेंट, इतना ग्रोथ है, इतना राइज है, उसके विरुद्ध थोड़ा वो खड़ा हो सकता है, थोड़ा अंकुश डाल सकता है। और इसी हिसाब से भारत का भी बड़ा होना, भारत के भी और आगे अग्रसर होना जापान के लिए भी अच्छा है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। और ये दोनों हो सकता है जो अगर दोनों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। और ये जो इतने सारे काम हो रहे हैं, चाहे ये बुलेट ट्रेन का आज हो रहा है, परंतु जैसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, उसके बाद दिल्ली मुंबई ईस्टर्न कॉरिडोर है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये सब इनके साथ जो हम कर रहे हैं, जापान के साथ कर रहे हैं, या एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर करेंगे, चाबहार में करेंगे, तो ये सब इन प्रोजेक्ट्स का फायदा दोनों देशों को होगा और इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को होगा। बिल्कुल, पूरे दोनों ही देशों को इसको फायदा होगा, और जो ये पूरा रीजन है उसको भी फायदा होगा। यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक। आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे ने आधारशिला रख दी है बुलेट ट्रेन की। सभी को बहुत बहुत बधाई, पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। अरविंद जी, हमारी ये महाचर्चा लगातार जारी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, तेज गति, तेज प्रगति, तेज परिणाम। किस परिणाम की बात करी? बहुत सारे परिणाम है। टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, देश जो दुनिया है उसके पटल पर हम आगे बढ़ रहे हैं, और किस परिणाम की बात आप इस लाइन में खोजते? नहीं, परिणाम अगर 3 साल पूरे होने का देखेंगे सरकार में आने के बाद का, तो परिणाम बहुत ज्यादा उत्साह वाला नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट वो लेके और जमीन पे उतारने में सफल रहे हैं, तो एक परिणाम तो वो दे रहे हैं, तो इस बात की तो तारीफ करनी होगी। लेकिन असली चीज दूसरी है। असली चीज ये है कि नरेंद्र मोदी जिस रफ्तार में काम करते हैं, बिना थके, मैं कहूंगा, एक के बाद एक, और अपनी ओर से कोई भी चीज छोटी छोड़ने को तैयार नहीं है। आप तैयारी यहाँ की देखिएगा तो आपको लगेगा कि जापानी प्रधानमंत्री क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ उठेंगे, क्या उनको देखना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, ये हर चीज तैयारी वो करके वहां तैयार हैं अपने प्रधानमंत्री। तो ये एलिमेंट मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी को और नेताओं से अलग करता है। इतना ज्यादा तत्पर अपनी ओर से, और अपनी ओर से कोई भी एक हल्का भी ये मुद्दा नहीं छोड़ना, ये उनको स्पेशल बनाता है। अब इस पे भी परिणाम अगर नहीं आ रहा है, मैं कहूंगा 3 साल में उनके परिणाम उनके कामकाज के उस रफ्तार में नहीं आए हैं जैसा वो बोलते रहे हैं, तो खुद उनको भी ये सोचना होगा, या ये सोचना चाहिए कि उनकी टीम क्या अच्छी नहीं बनी है। जिन लोगों के भरोसे वो प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं, या जिनके भरोसे वो चल रहे हैं, वो क्या उनके साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी स्पीड घटाएं या उनकी स्पीड बढ़ाएं, ये काम कैसे होगा, ये अब उनको भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ रुकना की बात। बुलेट इंडिया का सपना साकार। बुलेट ट्रेन पर सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर दिन भर। तो बुलेट ट्रेन का सपना साकार होने जा रहा है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे ने आधारशिला रख दी है। बुलेट ट्रेन जो अभी तक हम सुनते थे, अब फाइनली उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम गेस्ट मौजूद हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल है। अशोक सज्जनहार जी एक्स डिप्लोमेट है, अभय दुबे जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ जुड़े हुए, के अग्रवाल जी एक्स मेंबर रेलवे बोर्ड है, अरविंद मोहन जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और अभी बीजेपी के नेता वैभव अग्रवाल हमसे जुड़े हैं। वैभव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना और एक तरह से उन्होंने कहा कि मुफ्त में हम बुलेट ट्रेन बनाने जा रहे हैं। आप उनके भाषण के बारे में क्या कहेंगे? मैं उससे पहले एक चीज आपको मेंशन ये कर देना चाहती हूं कि 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सीपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें टेक्नोलॉजी पे आगे बढ़ने की बात थी और भी बहुत मुद्दे पर थे। और आज नरेंद्र मोदी ने जब इसका उद्घाटन किया है तो आप
क्या मानते हैं, ये आपका अचीवमेंट है या 2011 का ये सफर था जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं? धन्यवाद। आपके चैनल के जरिए से मैं पूरे देश को, आपको और हम सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि हमने एक मील का पत्थर स्थापित कर लिया है और अब आगे इसको नए भारत के बनाने में इसको आगे जोड़ेंगे। आपके प्रश्न का उत्तर, पहले दूसरे पॉइंट्स पे आने से पहले आपके प्रश्न का एक सीधा उत्तर है, ये न मेरी जीत है, न कांग्रेस की जीत है, न भाजपा की जीत है, ये भारत की, देश की जीत है। और जहां तक सीपा का एग्रीमेंट था 2011 से आज हम 2017 में बैठे हैं। मैं सिमेंटिक्स में नहीं जाऊंगा किसने क्या किया, बट मैं सिर्फ इतना देखना पसंद करूंगा कौन क्या कर रहा है और कौन किस तरह कर रहा है, किस भाषा में, किस लिहाजे में कर रहा है। मेरे ख्याल से हम अगर उसको देखें और राजनीति के ऊपर उठ के देखें तो एक भारतवासी की हैसियत से हम इतना ज्यादा डेवलपमेंट उसके अंदर देख सकते हैं, एक कर गुजरने की क्षमता देख सकते हैं इंसान के मन में और भारत को साथ लेके चलने में, कि हमें मुझे लगता ही नहीं है कि आज से 5 साल पहले जाना चाहिए। किसने क्या किया, हम इतने सालों से बहुत कुछ कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे, बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारें गईं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। आज मेरे प्रधानमंत्री, मेरे और आपके, हमारे प्रधानमंत्री ने अगर कुछ किया तो उसको हमें किसी और समय सीमा के साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये तो नहीं कहेंगे कि किसी ने कुछ नहीं किया और अब ये हमारे प्रधानमंत्री है। बहुत सालों से आईटी जो है वो कांग्रेस की देन थी। एनीवेज, अब अभय जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी आपने वैभव जी को सुना और जाहिर सी बात है ये किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, ये हम सभी के प्रधानमंत्री हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप हाथ उठा रहे थे, वैभव जी की बात का जवाब। देखिए, इस बात को हमको स्वीकारना होगा कि बुनियादी रूप से ये जो प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का, ये कांग्रेस की देन है। ठीक है, उसके मेरिट्स पर हम आगे बात कर सकते हैं, लेकिन आज भारतीय रेल की जो परिस्थितियां हैं, ऑपरेटिंग रेशो 109% हो गया है। इसका अर्थ ये होता है कि 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपए 9 पैसे रेलवे को खर्च करना पड़ रहा है, इतने बड़े घाटे में है। लगातार डिरेलमेंट रेलवे के बढ़ रहे हैं। जितने एग्रीमेंट्स की बात की सज्जनहार साहब ने भी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ये उन सारे जो 25 जनवरी 2014 को जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें शुमार था। मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, देश को सच्चाई बताइए, क्या जो 1286 प्रोजेक्ट्स 150 करोड़ रुपए से ऊपर के हैं, जिनमें से 287 प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, उनमें 1.66 लाख करोड़ रुपए का कॉस्ट ओवरटर्न नहीं हुआ? क्योंकि फंडिंग उन प्रोजेक्ट्स की नहीं हो रही है, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, इसलिए देश को यह नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपने कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो क्या कॉस्ट एस्केलेशन नहीं हुआ? जो प्रोजेक्ट 60 से 70 हजार करोड़ रुपए में होना था, उसकी कॉस्ट एस्केलेशन 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर प्रधानमंत्री जी पहुंच गई है, आपको बताना पड़ेगा। तो चाहे वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, रेलवे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो, तो समारोह की सरकार तो है, मगर परिणाम क्या है इस पर सरकार बात नहीं करना चाहती। गुजरात के चुनाव के दृष्टिगत आपने ये उद्घाटन तो कर दिया, मगर देश को सच्चाई से अवगत कराई कि जो उद्घाटन 2015 में फिजिबिलिटी के बाद हो जाना चाहिए था, उसकी तिथि 2017, वो भी गुजरात का चुनाव है इसलिए आपने तय की है। तो जब तक ये वक्तव्यों और व्यवहार का अंतर सरकार का खत्म नहीं होगा, सिर्फ समारोह तो होंगे मगर परिणाम आपको जमीन पर। चलिए ठीक है, ये तो क्रेडिट की लड़ाई है ही। जब भी कोई दो नेता हमारे साथ होते हैं शो पर, तो कोई भी प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हो और वो किसी भी सरकार के उसमें लॉन्च हो तो दूसरी पार्टी जो है वो उंगलियां उठाती है। चलिए कोई बात नहीं, ये हम समझते हैं। अरविंद जी, जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना और उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, उन्होंने जीएसटी के फायदे हमें गिनाए और ये भी कहा कि गुजरात के नौजवानों को मौका मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तरक्की तो होगी। नहीं, तरक्की होगी, तरक्की हो रही है। ये प्रोजेक्ट एक फॉरवर्ड स्टेप है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से ही नहीं, 20 तरह से इसके फायदे होंगे। लेकिन जो बात अभय कह रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको भी, या अग्रवाल साहब अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि 20,000 करोड़ 22,000 करोड़ में अगर देश के सारे ट्रैक को, मुख्य जो रेल ट्रैक हैं, उनको सुधारा जा सकता है और मौजूदा गाड़ियों की रफ्तार 2 गुनी 3 गुनी की जा सकती है। बड़े आराम से, वो तो रेलवे बोर्ड के मेंबर रहे हैं,
तो फिर 1,10,000 करोड़ का खर्चा एक प्रोजेक्ट पर 500 किलोमीटर के रेल ट्रैक के लिहाज से, ये क्या मुल्क के लिए, या फिर अगर ये कर रहे हैं तो वो कब आपकी प्राथमिकता में आएगा? क्योंकि वहां की दुर्गति बहुत साफ दिखाई दे रही है। कोई हफ्ता नहीं गुजर रहा है जब कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हो जा रहा। तो ये प्राथमिकताएं भी अपने आप में ये महत्वपूर्ण है कि हम मंगल पे पहुंच गए, हम वो टेक्नोलॉजी चला रहे हैं, लेकिन आप हर बार देखिए जब बाढ़ आती है अपने मुल्क में, अभी भी बाढ़ से मुल्क का काम, तो फिर वही बेचारे नाव वाले जो गांव के हैं और केले के हम पे लोग अपना सामान रख के अपनी जान बचा के निकलते हैं। तो टेक्नोलॉजी का ये जो गैप है कि आप मंगलयान तो पहुंच जाइए, लेकिन बाढ़ में फंसे किसी आदमी को केला काट के और फिर वो जोड़ के चार उसका ये और फिर जान बचानी पड़ती है। इस टेक्नोलॉजी के गैप को, इस रेल के भी गैप को, कि कोई माई बाप नहीं है जो बाढ़ में जो रेल ट्रैक टूटे हैं अभी मैं परसों आया हूं गांव से, और वो सचमुच ऐसी यात्रा रही कि मुझे कभी नहीं याद है उस तरफ, और कोई माई बाप नहीं है न उस ट्रेन का न उस ट्रैक का। तो 2-4 गाड़ियों पे, एक गाड़ी पे सारा जोर हो जाए और हम उसको सारी प्रगति मान लें और पूरे मुल्क को छोड़ दें, ये भी साथी के साथ विचार करने की चीज है। सभी फ्रंट पे आगे बढ़ने की जरूरत है। के अग्रवाल जी, आप रेलवे बोर्ड से हैं और जिस तरह की चुनौतियों की बात हो रही है, जाहिर सी बात है कि एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है, एक अलग कॉर्पोरेशन बना दिया गया है इस हाई स्पीड कॉरिडोर को लेकर। आप क्या देखते हैं, क्या मुश्किलें आने वाली हैं और इससे रेलवे जो आप कहते हैं कि नहीं वो इफेक्ट नहीं होगा, उसका काम अलग चलेगा, पर शिंजो आबे ने कहा कि टेक्नोलॉजी आएगी जो सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी, तो क्या उस सुरक्षा का जो सुनिश्चित उस बुलेट ट्रेन के लिए करेगी वो रेलवे में भी फायदा होगा? जो सुरक्षा हम सीखेंगे उनसे करना। देखिए, ऐसा जाहिर सी बात है कि जब भी आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं जिसका कि रेलवे संचालन से संबंध है, तो अगर उसका सही कारगुजारी ढंग से लागू किया जाए तो फायदा तो होगा। पर मैं कुछ और बोलना चाहता हूं कि पिछले 70 सालों में अगर आप, मैं राजनीतिक बहस में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर पिछले 70 सालों का इतिहास देखा जाए तो ये स्पष्ट दिखेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अंग्रेजों से इनहेरिट किया और 70 साल में उसको जितना मजबूत करने का, बढ़ाने का, एक्सपैंड करने का प्रयास किया, उससे कई गुना ज्यादा हमने उस पर लोड डाल दिया। हर बजट में दर्जनों की तादाद में नई ट्रेनें घोषणा होती थी, चलाई जाती थी, और अभी जो एक भयंकर हादसा हुआ 20 अगस्त के आसपास, जिसमें कि मेंबर इंजीनियरिंग साहब को छुट्टी जाना पड़ा, जीएम साहब को छुट्टी जाना पड़ा, उसमें एक चीज सामने आई। लोगों ने साफ तौर पे कहा कि साहब गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं मुगल सराय दिल्ली सेक्शन में कि हमें ट्रैक को मेंटेन करने का समय नहीं मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो आपदा आई है ये ह्यूमन आपदा है। इसमें मैं, जो हमारे रेलवे के जो सिस्टम है, अधिकारी हैं, जिसमें मैं भी एक भाग रहा हूं, मैं भी अपने आप को जिम्मेवार मानता हूं कि हम लोगों के अंदर उतनी वो ताकत नहीं थी मॉरल कि हम राजनीतिक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को मना करते। ये प्रभु साहब पहले रेल मंत्री आए भारत में 70 साल के इतिहास, जिन्होंने हिम्मत जुटाई और कहा मैं किसी भी नई ट्रेन की घोषणा नहीं करूंगा। किसी की कहने की ये हिम्मत नहीं हुई जी, उन्होंने कहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, लोड डालेंगे, सिस्टम टूट जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सिस्टम को पहले ठीक करने की जरूरत है। यहाँ रुकना होगा। एक छोले ट्रेन अब भारत आ जाएगी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत एक नई पहचान बनाने जा रहा है। तमाम गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जिस तरह से आज आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, शिंजो आबे ने, ये बहुत ही स्वागत करता है पूरा देश इसका, और बधाई भी है पूरे देश को। अशोक जी, आपके पास आती हूं। बहुत सारी स्कीम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई हैं और बहुत हमने कागजों पे बहुत कुछ सुना है, ये आ गया वो आ गया। आज बुलेट ट्रेन की नींव भी रख दी गई है। इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह की दिक्कतें आती हैं और प्रोजेक्ट्स में जो डिले होता है उस पर आप हमें बताइए। देखिए, जो हमारे प्रोजेक्ट्स का डिले होता है वो तो बहुत की चिंता की बात है, और ये अब की बात नहीं है। ये अगर पहले हम जो देखे प्रोजेक्ट्स, हमने दूसरे देशों के साथ भी जो अपना अग्री किया है और उनको इम्प्लीमेंटेशन करने में इतना ज्यादा देरी हो जाती है, और जो कहा गया था कॉस्ट ओवररन्स इतने ज्यादा हो जाते हैं। परंतु पिछले 3 साल से मेरा ये देखना है, जब से
प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है जो उन्होंने न केवल उन प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दिया है, तवज्जो दी है जो कि उन्होंने अपने आप स्टार्ट किए हैं, परंतु जो पुराने भी प्रोजेक्ट्स थे उनको भी उन्होंने देखा है। अगर वो पूरा नहीं होते हैं तो हम नए प्रोजेक्ट्स नहीं लेंगे। मैं आपके श्रोताओं के लिए, आपके देखने वालों के लिए 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। जो पहले जिसको कहा जाता है सलमा डैम, अब कहा जाता है अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, वो 1998 से चल रहा है और बिल्कुल खत्म होने को ही नहीं आ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जब आए उन्होंने कहा इसको एकदम खत्म करना है और वो उसको खत्म किया उन्होंने। और पिछले साल जब वो गए थे वहां पर मई 2016 में, तो उन्होंने उसको डेडिकेट कर दिया अफगान पीपल को। उसके पहले एक और अफगान पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी, वो भी करीब 10-15 साल से चल रही थी, उसको भी उन्होंने खत्म किया 25 दिसंबर 2015 को। उसमें अपने ही अगर कार्यकाल में देखा जाए तो उन्होंने सार्क सैटेलाइट का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 2014 में, नवंबर 2014 में। सब लोग यही सोच रहे थे जो ये अनाउंस हुआ है ये पता नहीं 10-15 साल में कब इसका ये पूरा होगा, परंतु इस साल के मई में सार्क सैटेलाइट को भी लॉन्च कर दिया गया है। और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, अभी वो म्यांमार गए थे तो उन्होंने कहा जो 69 ब्रिजेस हैं ट्राइलैटरल हाईवे में नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, उसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और उन्होंने बताया जो उसके ऊपर कितना काम हो चुका है। जो कलादान मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने कहा सितवेट पोर्ट जो है वो खत्म हो गया है, पूरा कर लिया है। तो मैं ये एक जो संदेश देना चाहता हूं, जो बहुत ही उन्होंने इसमें काम किया है और मुझे इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ घोषणाएं नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन है। बिल्कुल। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो ये वाली भी जो बुलेट ट्रेन है वो 2023 में कहते हैं, परंतु 15 अगस्त हम 75 साल आजादी के पूरे करेंगे और हमें बुलेट ट्रेन में दौड़ने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस जवाब के लिए। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, ये चर्चा हमारी लगातार जारी है। और